नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेट 27 फरवरी 2025 पेपर होने वाला है। तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका पेपर लेवल 1 का है, 1 to 5 के लिए जो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी में अपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे उसको और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस बुक को भी साथ में लेके चलिए, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज सेट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा, सेट नंबर 4। ठीक है, तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि पावलो के प्रयोग में कुत्ता ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से ला टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस समृद्धि को कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया ए विलोपन, बी है बिना शर्त प्रोत्साहन, सी है अनुकूलित उत्तेजना, डी है तत्परता। तो इस समृद्धि को क्या कहते हैं? तो अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये पालो कौन थे, इसके प्रतिपादक कौन थे, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, ये कहाँ के निवासी थे, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इनके कौन कौन सिद्धांत के उपनाम हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि पेपर में हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये देखते हैं कि प्रतिपादक कौन है। इवान पालो हैं हमारे, ये कहाँ के निवासी, रशियन है, मतलब रूस के रहने वाले हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था इसके लिए। ठीक है, इनका प्रयोग किस पे है, तो कुत्ते, जिसका नाम क्या है, बेक। ठीक है, अनुबंधन के जनक भी इनके कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अनुबंधन के जनक किसे कहते हैं, तो पालो को कहा जाता है। ठीक है, सिद्धांत कौन है इनके, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है इनका, जिसका उपनाम इतने सारे हैं। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट हमारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सेकेंड है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, थर्ड है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, फोर्थ है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्वाभाविक अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत किसके हैं, तो इवान पालो के हैं सिद्धांत। ठीक है, इनका सिद्धांत मेन क्या है आपका, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, और बाकी सब क्या है, इनके उपनाम है इस सिद्धांत के। ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि पालो को नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था, तो 1904 में मिला था। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। उस कुत्ते का नाम क्या था, बेक नाम था। ठीक है, अनुबंधन के जनक किसे कहते हैं, तो पालो को कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो बिल्कुल आप नोट कॉपी उठा के इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है किससे। ऑप्शन दिया ए समायोजन, बी संतुलन, सी है ज्ञान विघ्न, डी है समावेशन। तो जो पुराने को नए धारणाओं को अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को हम कहते हैं संतुलन की क्रिया कहते हैं। संतुलन किसके नाम जाना जाता है, वो संतुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें कौन से जीन पियाजे कौन थे, जीन पियाजे क्या मनोवैज्ञानिक हैं, विकासवादी मनोविज्ञान के नाम इनको दिया गया है। इनका सिद्धांत कौन सा है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या बौद्धिक विकास सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके कितने हैं आपके अवस्थाएं, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है, संवेदी प्रेरक अवस्था फर्स्ट हो गया, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। सेकेंड है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी गई है। ठीक है, तो पियाजे के 4 अवस्था इस प्रकार दी गई है। ठीक है, इनका सिद्धांत कौन सा है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या और बौद्धिक विकास सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था जो 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। मतलब ये कहते हैं कि इसे ज्ञान इंद्रियों का भी अवस्था कहते हैं। ये बच्चे की जो ये अवस्था में बच्चा क्या अपने इंद्रियों के सहायता से अपना ज्ञान को अर्पण करते हैं। सेकेंड हमारा है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्तित्व होती है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है।
इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्कना कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम होता है। फोर्थ हमारा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, अपनी समस्याओं का हल स्वयं करता है। ठीक है, जैसे किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। इस अवस्था को हम और क्या कहते हैं, तो परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित भी होता है इस अवस्था में। इस अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति कौन सी प्रगति कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए, इस सिफेलोकोडाल प्रगति, जिसको हम क्या बोलते हैं आपको, ये इसको हम मस्तिष्काभिमुखी भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा प्रॉक्सिमोडिस प्रगति, जिसको हम क्या कहते हैं, निकट दूर या निकट या समीपस्थ नियम भी कहते हैं। थर्ड है हमारा व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई। फोर्थ है अनियमित प्रगति। तो हम इसमें क्या बताया गया है, तो वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का प्रयोग कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है आपका, ये आपका केंद्र से बाहर की तरफ का विकास हो रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। ठीक है, सिफेलोकोडल क्या है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, इसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। सिफेलोकोडल किसे कहते हैं, जिसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्काभिमुखी कहते हैं, या आपका सिफेलोकोडल भी कहते हैं, जिसका मतलब इसमें विकास कैसे होता है, तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है। इस नियम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रायः देखा जाता है कि शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर खड़ा होता है, अंत में चलना प्रारंभ करता है। मतलब इसमें सिर से पैर की तरफ मतलब अपनी बड़ी मसल्स का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या हमारा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, जिसको हम क्या कहते हैं, निकट दूर नियम या समीपस्थ का विकास कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का क्या केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार बालकों में शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से उसके छोर की ओर होता है। इस नियम के अनुसार पहले पेट छाती के क्षेत्र में विकास होगा, फिर बाह में और अंत में उंगलियों में विकास होगा। मतलब ये क्या हमारा समीपस्थ का विकास है, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति भी कहते हैं। मतलब इस अवस्था में मतलब जो ये आपका नियम है, जो आपका विकास है, इसमें केंद्र से बाहर की तरफ विकास होता है। और मस्तिष्काभिमुखी, जिसको हम कहते हैं सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्काभिमुखी नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? उसके द्वारा बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, बी है प्रकृतिवादी कौशल, सी रचनात्मक बुद्धि, डी है व्यवहारिक बुद्धि। तो कौन सी आपकी होगी बुद्धि की श्रेणी? तो ये आपका प्रकृतिवादी कौशल का विकास होगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि दी गई है? 8 प्रकार की है। कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारा है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, सेकेंड है तार्किक गणितीय बुद्धि, थर्ड है हमारा स्थानिक बुद्धि, फोर्थ है शारीरिक गतिक बुद्धि, फिफ्थ है संगीतात्मक बुद्धि, सिक्स है हमारा अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, और डी हमारा 7 हमारा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, और 8 है प्रकृतिवादी की बुद्धि। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार कितने हमारे बुद्धि हैं? तो बुद्धि के प्रकार कितने? 8 हैं, जो इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो बुद्धि या दिमाग के फ्रेम जो होते हैं उसकी द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी आती है? तो आपके प्रकृतिवादी के कौशल की बुद्धि की श्रेणी आती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन जाएगा बी इसका राइट होगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, बी है डिसकैलकुलिया, सी है डिसग्राफिया, डी है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। तो जो लिखने की जो लिखावट में कठिनाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट होगा आंसर। जो लिखने संबंधी कठिनाई होगी उसे हम क्या कहते हैं?
डिस्ग्राफिया कहते हैं। और थोड़ा सा जो अधिगम है, किस प्रकार दिए गए अधिगम अक्षमता, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अगर इस बार लिखने के पूछा है तो हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि पढ़ने संबंधी कौन सी अधिगम अक्षमता है या आपका गणितीय अभिक्षमता कौन सी है, इसके बारे में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो देखते हैं डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किस संबंधित है? तो पढ़ने संबंधी हमारा ये विकार है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो गणितीय कौशल संबंधी विकार से संबंधित है। डिस्फेसिया ये वाक क्षमता संबंधी विकार है। डिस्प्लेक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार, ये है आपका डिस्प्लेक्सिया। ठीक है। डिसआर्थोग्राफिया किससे संबंधित है? तो वर्तनी संबंधी विकार है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो श्रवण संबंधी विकार है। विजुअल परफेक्शन डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार है ये। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर किससे संबंधित है? तो इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार ही ये है। ठीक है। और हमारा लास्ट हो जाता है कौन सा? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफेजा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अफेजा किससे संबंधित है? तो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है हमारा ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है और अफेजिया और डिस्प्लेक्सिया। ये ऐसे बहुत महत्वपूर्ण ये हैं आपके पॉइंट जो पेपर में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। बी है शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। सी शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। डी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है? ऑप्शन ए दिया है कि अवधारण गठन में सुविधा। बी है विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा। सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर, उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। एक पेपर में क्वेश्चन और आ सकता है जो इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा कि भाषा की संरचना कितने प्रकार की, जो भाषा की संरचना है तथा जो नियम निर्धारित के कितने तत्व किए गए हैं। तो हाँ, ये हमारा 4 तत्व को किया गया है आपकी भाषा संरचना, भाषा की जो संरचना या जो नियम निर्धारित किए गए हैं 4 तत्व है, कौन कौन से हैं? संरचना के नियम, संरचना के तत्व, नियम नहीं, तत्व। संरचना के 4 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा होता है आपका ध्वनिग्राम। सेकंड हमारा कौन सा होता है? रूपग्राम। थर्ड होगा हमारा कौन सा? वाक्य विन्यास। और फोर्थ हो जाएगा हमारा अर्थ विज्ञान। ये क्या हमारे तो भाषा संरचना के 4 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से हैं? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। ठीक है। तो ये पेपर में आने की पूरी संभावना है कि भाषा की जो संरचना है उसके प्रमुख 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा ध्वनिग्राम, सेकंड रूपग्राम, थर्ड होगा वाक्य विन्यास, फोर्थ होगा हमारा अर्थ विज्ञान। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह पूछा कि कैसे और क्यों। वही बात ब पूछ रहा है कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया ए समानता की बात हो रही है। बी है हमारा एकीकृत सोच है। सी है
आलोचनात्मक सोच है, डी है अवधारणा मानचित्रण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कोशिश किस चीज़ की हो रही है? तो आलोचनात्मक सोच की सोच हो रही है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? ऑप्शन ए है मानवतावादी, बी है संज्ञानात्मक, सी है व्यवहार, डी है सामाजिक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यवहार की व्याख्या करते हैं इस प्रेरणा में। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना। डैश मतलब बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया। ऑप्शन दिया ए सर्वाधिक समय, बी है कुछ समय, सी पूरा समय, डी है किसी समय नहीं। क्वेश्चन दिया कि समावेश शब्द का मतलब क्या है? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों क्या करना चाहिए? हमें सर्वाधिक समय देना चाहिए, या कुछ समय देना चाहिए, या पूरा समय देना चाहिए, या किसी समय नहीं देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें इस बच्चे को? तो इस बच्चे को हमें पूरा समय देना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्ट से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किसका उदाहरण हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन दिया है हमारा ए आगमनात्मक तर्क का दिया है, बी है कि निगमनात्मक तर्क का होगा, सी है कि अवधारणा मानचित्रण होगा, डी परिकल्पना प्रशिक्षण का होगा। तो इसका कौन सा उदाहरण होगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट हमारा कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छत रखता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया ए सुपर ईगो, बी है द्वंद्व, सी आमोद सिद्धांत, डी है दबाव। इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में के द्वारा प्रस्तावित होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन दिया ए हेंस आइजैक के द्वारा, बी है आपका गॉर्डन आल्पोर्ट के द्वारा, सी है आपका आरबी केटल के द्वारा, डी है कार्ल रोजर्स के द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए हेंस आइजैक के द्वारा होता है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये आपका, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कि छात्र और आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। नेक्स्ट दिया है आपका क्वेश्चन ऑप्शन, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। सी में दिया है छात्र वह पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। डी है कि छात्र द कड़ी मेहनत करती है, इसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करती है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर? इसने कहा कि सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये आपके प्रेरणा के लिए बहुत ही अच्छा और सर्वोत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा किस प्रकार काम करती है? ऑप्शन दिया ए अपने आप में एक अंत, बी है एक शुरुआत, सी एक शुरुआत तथा अंत, डी है उपयुक्त कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा अपने आप में एक अंत, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया ए अभिप्रेरणा, बी अधिगम, सी दिमागी अयोग्यता, डी है द्वंद्व। तो क्या कहलाता है वो? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका वो द्वंद्व कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया ए प्रतिकरण, बी है परिमेयकरण, सी प्रतिगमन, डी है दमन। तो क्या कहलाता है? तो परिमेयकरण कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है किससे? ऑप्शन दिया एक क्रियात्मक कारक, बी है मनोवैज्ञानिक कारक, सी सामाजिक कारक, डी है अन्य कारक। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सामाजिक कारक कहलाता है। इससे संबंधित है, सामाजिक कारक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए है तीव्र उत्सुकता, बी है अपराध का जुनूनी विचार, सी बीमारी का डर, डी है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो कौन सा होगा आपका समायोजन को बढ़ावा कौन देता है? तो न्यूरोटिक भय और चिंता से जो युक्त होते हैं वो समायोजन को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए है विश्लेषण, बी है संप्रयोग, सी है समझ, डी है ज्ञान। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी संप्रयोग। इसका व्याख्या की गई है संज्ञानात्मक स्तर की संप्रयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के शिक्षक के तौर पर अपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया ए आकलन, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। तो ये कौन सी कहलाती है आपकी प्रक्रिया? तो आकलन की प्रक्रिया ये कहलाती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम की वर्गीकरण में नामित नहीं है? ऑप्शन दिया है ए संज्ञानात्मक, बी है भावात्मक, सी है क्रियात्मक, डी है मनोप्रेरण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा ब्लूम की वर्गीकरण में नामित नहीं है? तो कौन सा नहीं? आपका संज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, लेकिन आपका ये डी है, ये इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी मनोप्रेरण। क्या है हमारा? इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक के सिद्धांत नहीं दिया है? ऑप्शन दिया ए स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, बी है परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन एकीकृत करना, सी अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो इसने पूछा है कि सिद्धांत नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना क्या हमारा ये एनसीएफ 2005 के खिलाफ है, क्योंकि उसने कहा कि रटना बिल्कुल मना है, क्योंकि चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन ए है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, बी है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, सी आंशिक रूप से विकसित, डी है बेतरतीब ढंग से विकसित। तो इसका कौन सा होगा आंसर? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह कथन किसके महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन दिया ए पारंपरिक अनुभव पे, बी अनुवांशिकता पे, सी वातावरण, डी अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा अनुवांशिकता पर निर्भर करता है, या आपको महत्व जोर दिया है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रभाव का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रबलन का नियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा नियम है? तो अभ्यास का नियम इसका कहा जाता है आपका। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में बिंबित होता है कौन सा? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, बी है पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, सी है टॉमेन संकेत अधिगम, सी है कोहलर अधिगम। तो कौन सा होगा आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत पर यह प्रतिबिंबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बी है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, सी क्षमता के मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, डी है एक समग्र आईक्यू स्कोर जो साक्षरता के व्याख्या में सावधान रहना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है, तो विकास के किस चरण में मेल खाता है? ऑप्शन ए शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, बी है परिश्रम बनाम हीनता, सी है नेतृत्व बनाम अपराध, डी है आपका अंतर्गतता बनाम अलगाव। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका होगा परिश्रम बनाम हीनता, इसका राइट हो जाएगा आंसर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं दिया है? ऑप्शन दिया ए यह एक मानकीकृत परीक्षण है, बी है छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करने की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, सी कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, डी छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी छात्र के प्रदर्शन के स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।